हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इस टॉपिक कनेक्ट कर सकते हैं GS3। ठीक है, GS3 में जो बजट वाला पोर्शन है, बजट है, स्पेशली मेंशन है बजट जो टॉपिक है, उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। इसमें आया ये इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और बजट के बारे में। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस उसी पर है, होगा। काफी अच्छा एडिटोरियल है ये। इसमें ये बताया है कि जो बजट आता है हमारा, हर साल बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो भी हमारी इकोनॉमी में जो भी सिचुएशन होती है वो इकोनॉमिक सर्वे में हमारे एक्सप्लेन्ड होता है। ठीक है, तो इस साल का भी बजट आया 2023 टू 2024 फर्स्ट फेब को रिप्रेजेंट किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो इसमें ये बताया कि हमारी जो इंडिया है उसने ब्रॉड बेस्ड रिकवरी किया है अपने इनकम लेवल पर, और रिकवर किया है जब हम कोरोना वायरस जो पेंडेमिक हिट किया था इंडिया को। और अभी जो सिचुएशन है तो हम अभी रिकवरी वाले स्टेज में थे और अब इनफैक्ट क्रॉस कर चुके हैं हम। इसके बाद सिर्फ कोरोना की ही बात नहीं है, यह सीरीज ऑफ शॉक लगे हैं इंडियन इकोनॉमी को, क्या पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ही। पहले पेंडेमिक आया और फिर वॉर था, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी। फिर उसके बाद वेस्ट ने क्या किया था, वेस्ट मतलब अमेरिका, ये जो वेस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया पे इम्पोज कर दिए थे, कुछ सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर रहा था। और वर्ल्ड के बहुत सी कंट्रीज में स्लो डाउन और रिसेशन देखने को मिल रहा है, और इन्फ्लेशन भी काफी हो गया, महंगाई हो गई है। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी हाई हो गया है। और हमारा जो प्रेशर, अब इसके साथ साथ क्या है, कैपिटल आउटफ्लो है। कैपिटल आउटफ्लो मतलब जिस भी कंट्रीज ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट किया होगा वो इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकल के जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से हमारा प्रेशर हमारे ऊपर भी आ गया, हमारे एक्सचेंज रेट पर। एक्सचेंज रेट जो हमारा होता है उस पर हमारे भी प्रेशर आ गया है। ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट क्या शो करते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है रिकवरी के स्टेज में है और सरपास कर ली है इनफैक्ट जो प्री पेंडेमिक लेवल था। लेकिन अभी भी 7% जो भी रहा होगा प्री पेंडेमिक की सिचुएशन में, उससे अभी भी लेस देन 7% हमारी GDP है हमारी इकोनॉमी की। और इन्फ्लेशन जो है वो अपर टॉलरेंस लिमिट और से ज्यादा है। और एग्रीगेट हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी रेंज है 9 to 10%। ये सारी चीजें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताती है। ब्रॉड लेवल पे जो हम इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी होती है वो इससे पता लगती है। तो एक टॉलरेंस लेवल होता है जिसकी लिमिट में ही हम अपना इन्फ्लेशन चेक करते हैं, एक बेल्ट होती है। ठीक है, लेकिन अभी उससे बियॉन्ड चल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास एक डिलेमा आ गया है। गवर्नमेंट क्यों डिलेमा में आ गई, क्योंकि हमारी कंट्री इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में ज्यादा हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में खर्च करती है, और दूसरा इशू एक ये भी है कि हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम जितना एक्सपेंडिचर हमारा है उससे ज्यादा, इनकम से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो ज्यादा हो गया। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी तो हमारे फिजिकल डेफिसिट पे और ज्यादा प्रेशर आएगा, हमारे और जब ज्यादा खर्च हो रहे हैं। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है गवर्नमेंट की वो 40% अकाउंट कर रही है। ये तो गवर्नमेंट की सिचुएशन है। इसके बाद जो फिजिकल डेफिसिट है वो लिमिटेड टू 6.4% ऑफ GDP। ठीक है, लेकिन जो करंट फिजिकल है वो शार्प इंक्रीज किया है। क्यों, फूड जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने काफी उसमें कट किया है, तो उसके बाद भी हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ खास नहीं हुआ है। और हाँ, एक अच्छी बात ये है कि हमारी जो टैक्स बॉयंसी है, टैक्स बॉयंसी मतलब जो टैक्स पेयर है वो टाइमली और ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो हो पाया है। तो जो हमारा नेक्स्ट टैक्स रेवेन्यू है वो अच्छा हुआ है, अराउंड 1.6 लाख करोड़ हुआ है। तो इससे काफी इंडिया को फायदा मिला है। हमारी GDP में जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ GDP है उसमें जो हम अजम्पशन किए थे इनफैक्ट उससे ज्यादा हमने कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है। और हमारी जो नॉर्मल GDP लास्ट ईयर 2022 टू 2023 जो हमने एस्टिमेट किया था 258 लाख करोड़, और उसके बाद हमने कुछ दिनों के बाद हमने उसको अज्यूम किया था 273 लाख करोड़। तो ये एस्टिमेशन चेंज होते गए। और इस तरह से देखा जाए, अगर दूसरे उसमें बताएं तो रेवेन्यू जो डेफिसिट हमारा है, रेवेन्यू डेफिसिट है वो एब्सोल्यूट टर्म में 9.9 लाख करोड़ है इंडिया का, जो कि बढ़कर 11.1 लाख करोड़ हो गया। तो रिवाइज एस्टिमेट में पहले इन्होंने कुछ एस्टिमेशन लगाया था 9.9 का, फर्दर ये इंक्रीज हो गया है। तो परसेंटेज टर्म में देखा जाए हमारी GDP का 3.82 बढ़कर अब ये 4.1, ये तो हमारे कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट है। हम इतने ज्यादा माइनस में। फिजिकल डेफिसिट जो हमारे खर्च हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं 1 लाख करोड़।
16.6 लाख करोड़ से अब 17.6 लाख करोड़ हो गए हैं, और जो कि कंटेन करते हैं हमारी जीडीपी का 6.4%। इस तरह से और ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो नॉमिनल वैल्यू जो हमारी जीडीपी की थी वो अच्छी हुई, और हमारा जो टैक्स कलेक्शन था वो अच्छा हुआ। अब इन सारी चीजों को बैलेंस कैसे होगा, ये सारी चीजें तो हमारे सामने एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में खर्च बढ़ा दिया है, और वहीं पर हम फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करते हैं। फिजिकल कंसोलिडेशन में क्या होती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करती है, ठीक है। अब ये पार्ट है फिनेंस मिनिस्टर का कि अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं खर्च और मतलब इन्वेस्टमेंट को और अपने एक्सपेंडिचर्स को। तो एलोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम किसी कैपिटल को परचेज करने में स्पेंड करते हैं, तो वो भी इंक्रीज हो गया है, जो कि पहले 2.7 था तो अब इंक्रीज होकर 3.3% हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं तो 7.3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गया है, जो कि हमारे ऑलमोस्ट 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक का टर्म है, इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारा क्राउडिंग इन इफेक्ट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर जो होते हैं पब्लिक स्पेंडिंग के बाद उन्हें दिखता है फ़ायदा और वो आते हैं और इकोनॉमी में एंटर करते हैं, और इससे बिजनेस और इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद इससे फ़ायदा हुआ भी है, और प्राइवेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फर्दर इंक्रीज होकर लास्ट बजट से 25% हुआ है। अब रिजर्व बैंक का क्या रोल है? रिजर्व बैंक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है 1.2, और वो उसने रिवाइव किया हमारी जो सैगिंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट था उसको। कमर्शियल लैंडिंग जो है हमारी कंट्री की वो भी बढ़ी है। कमर्शियल लैंडिंग मतलब कमर्शियल बैंक जो लैंड करती है, पैसे देती है, और इस तरह से जो हमारी बैलेंस शीट है वो भी इम्प्रूव हुई है, और हमारा जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो भी बढ़ा है। इस तरह से रिवाइव हुआ है हमारा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, और हम जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो का, इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का जो रेशियो था वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो रहा था, उसमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली, इसमें कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। फर्दर अगर देखते हैं तो स्टेट को जो इंटरेस्ट फ्री लोन देती है सेंटर, तो उससे उनको ये फायदा हुआ है कि फर्दर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कर पाए, स्टेट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं। तो इस तरह से 6.5% जो हम अपनी ग्रोथ रेट देख रहे हैं 2023 टू 2024 जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेशन है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छा है। लेकिन ये कैसे इंक्रीज क्यों हम इतना देख पा रहे हैं? क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है हम वो ज़्यादा करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जो 2020 और 2021 में जो बजट लेकर आए थे, उन्होंने मतलब कहा था कि हम 4.5% जो है फिजिकल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस करके 4.5 कर लेंगे 25-26 तक। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो अब हमारे पर तो प्रेशर है कि हमारे पास तो 3 साल का ही टाइम है अपनी डेफिसिट को कम करने का, और वो कैसे कम होगा अगर हम हर साल रिड्यूस करेंगे 1.9%। इस तरह से तब हम जो टारगेट है हम वहां तक पहुंच पाएंगे। फिजिकल डेफिसिट 2023-24 का 5.9 लेकर आना है, और ये एडजस्टमेंट हमको सिर्फ 2 साल में करना है, और ये मुश्किल है क्योंकि अभी इस साल इंडिया के 9 स्टेट्स में इलेक्शन है, और हमारे सामने उसके नेक्स्ट ईयर सिचुएशन सही होती तो नेक्स्ट ईयर हमारे कंट्री का जनरल इलेक्शन है, मतलब लोकसभा का इलेक्शन होगा लोकसभा में के लिए, ठीक है, पीएम के लिए। और इस तरह से अब क्या है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ग्रोथ को अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उनको। फिजिकल एडजस्टमेंट अगर बात की जाए तो वो ईजियर होगा अगर नेक्स्ट 2 ईयर्स अगर इसी तरीके से चीजें चलेंगी। और कंप्रेस कैसे करें, खर्च कहाँ से कम करें, क्योंकि इंडिया ने काफी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स पर और फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग होती है, मतलब अनाज वनाज पे काफ़ी सब्सिडीज भी देती है, और फ्री में जो देती है उसमें भी गवर्नमेंट ने कट किया है। अब देखते हैं क्या कट किया। पब्लिक स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट ने जो कम किया है, वो रेवेन्यू जो उनके एक्सपेंडिचर थे वो सिर्फ 1.2 हायर देन लास्ट ईयर का जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था इस साल का उससे सिर्फ 1.2% ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी को कंप्रेस किया, कम कर लिया। एक्सपेक्टेड है कि जो हमारे फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की कमी आएगी। पहले जहाँ पे हम 2.87 लाख करोड़ खर्च करते थे फर्टिलाइजर सब्सिडी पे, अब सिर्फ 1.87 लाख करोड़ ही करेंगे। और इस पॉलिसी को हम देखने को हमें मिलता है, मैंने भी इस एडिटोरियल को कवर किया था इस टॉपिक को, कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था,
5 किलो सिर्फ वो अनाज देगी। जो पहले NFSA के थ्रू भी मिलता था वो तो डिसकंटिन्यू हो गया। अब इस योजना के अंडर जो मिलता था वो सिर्फ 5 किलो ही मिलेगा। ठीक है, अब फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो देखा गया है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 50,000 जो 50,000 तक की कंप्रेशन होगा और वो फर्टिलाइजर प्राइसेस जो होगी वो डाउन होगी। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो सेंटर स्पॉन्सर करती है, जो सेंटर जिसमें पैसा देती है, तो वो भी उम्मीद की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो भी एक्सपेक्टेड है कि मार्जिनली वो भी कम होगी 20,000 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल जो करंट ट्रांसफर हमारे जो स्टेट्स को हो रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगा 3.3 to 3.4%। स्टेट को जो गवर्नमेंट देती है खर्च करने के लिए पैसा अपने एक्सपेंडिचर, उसमें भी कुछ खास फर्क नहीं है। अगर टैक्स साइड से पे देखें तो एक ट्रिंकरिंग लाइन है हमारी कस्टम ड्यूटी पर, और गवर्नमेंट का जो एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस है वो कंटिन्यू रहेगा। पर्सनल इनकम टैक्स फ्रंट पे अगर देखा जाए तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए टैक्स पेयर्स को, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंसेंटिवाइज करने के लिए इस मूव को न्यू टैक्स रिजीम लाई है जिसमें नो कंसेशन, कोई कंसेशन या लोअर रेट नहीं मिला है। ठीक है, अगर इंक्रीज करना है नंबर ऑफ टैक्स ब्रैकेट तो ये एक क्या कहते हैं, एक वरी की बात है इस वाले में, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट अभी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी चीजें प्रेफरेबल तब होती है कि जब नया रिजीम आए, उसमें उसी ब्रैकेट में ही उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके ही आप अपने टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने थोड़े ज्यादा चेंजेस इस बार कर दिए हैं। ओवरऑल ये जो बजट है अच्छे से बना है, लेकिन वही बात होती है इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे से, क्योंकि कोई भी चीज़ें अच्छे से बनी हुई हो, अच्छी तो तब है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन है। मेजर पार्ट तो वही होता है जहाँ पे वो एप्लीकेशन उसका होता है। इसके साथ मैं आज का एडिटोरियल का एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।